गुड मॉर्निंग आज स्टूडेंट्स। देखिए आपको नाइट्रोजन चक्र बताया जा रहा था, जैव रासायनिक चक्र। जैव रासायनिक चक्र में आपको ये बताया गया था जो विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं वातावरण में, वो उनका क्या है लगातार चक्रण होता रहता है। वही आपके जैव रासायनिक चक्र होते हैं और वो मृदा के रूप में होते हैं, इसलिए उसे जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं। फिर इसमें देखिए आपको नाइट्रोजन चक्र बताया गया था, तो नाइट्रोजन चक्र में देखिए आपको जो फिर से हम बता रहे हैं कि नाइट्रोजन वातावरण में 78% पाई जाती है और ये नाइट्रोजन को हम मतलब पौधे जो है डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, हम लोग पौधों से लेते हैं। बाकी जो पौधे हैं ये वातावरण से डायरेक्ट नहीं लेते, ये मतलब सीधे मतलब वायुमंडल से नाइट्रोजन प्राप्त नहीं करते हैं। ये जो है मृदा से नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं और उसका क्योंकि वर्षा जल के रूप में ये पृथ्वी पर आता है, मृदा उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर पौधों को मिलता है, पौधों को जीव ग्रहण करता है, फिर वो मुक्त होकर के फिर वातावरण में चले जाते हैं। इस प्रकार एक चक्र बन जाता है जिसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। नाइट्रोजन चक्र को समझाने के लिए एक विधि बताई गई थी कई पदों में कि सबसे पहले क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो वायुमंडल की सबसे जो नाइट्रोजन पाई जाती है, तो नाइट्रोजन के यौगिक जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाती है, यानी नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल जाती है। इस यौगिक को जो ये यौगिक बनते हैं, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन यौगिकीकरण या स्थिरीकरण कहलाता है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। जैसे बिजली के चमकने से या जो है वर्षा जल के रूप में ये जो है जो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के यौगिकों में रूप में नाइट्रेट जो होता है, पौधे नाइट्रेट के रूप में इसको नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं मृदा से। फिर उसमें जो है कुछ स्वतंत्र जीवी जीवाणु होते हैं जैसे एजेटोबैक्टर, या सजीवी जीवाणु होते हैं राइजोबियम, या नीले हरे शैवाल होते हैं जैसे नॉस्टाक एनाबिना। ये भी जो है क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, यानी नाइट्रोजन के यौगिकों को नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में बदलते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, स्थिरीकरण के बाद नाइट्रोजन का सौंगीकरण होता है। तो नाइट्रोजन का सौंगीकरण तब होता है मतलब पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन का सौंगीकरण करते हैं और वो यौगिक जो बनते हैं फिर वो अमोनिया में उत्सर्जित हो जाते हैं उपापचयी क्रिया होकर के, क्योंकि इनमें देखिए उपापचय तंत्र नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ग्रहण करते। तो इसमें एक क्रिया होती है, क्रिया होने के बाद क्योंकि नाइट्रोजन के जो तत्व होते हैं ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं और वही ऑक्साइड आपके नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में होते हैं। फिर इनका जो है क्या होता है, अमोनीकरण होता है। तो ये जो आपके पेड़ पौधे जंतु हैं जो मृत इनके जीवित अवशेष हैं, तो इनके उत्सर्जित पदार्थों से क्या है, अमोनिया उत्सर्जित होती है। तो नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तित होना अमोनीकरण कहलाता है। फिर इसके बाद अमोनिया किसमें बदल जाती है, नाइट्रीकरण में। नाइट्रीकरण में क्या होते हैं कि जो आपके नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, अमोनिया को नाइट्रेट, जैसे नाइट्रोसोमोनास है वो उसको नाइट्राइट में बदलता है और जो नाइट्रोबैक्टर होता है वो नाइट्रेट में बदल जाता है, तो वो क्रिया कहलाती है नाइट्रीकरण। फिर इसके बाद जो अन्य जो पदार्थ होते हैं जो ये आपके नाइट्रीकरण वाले जो पदार्थ हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये पुनः मृदा में मिल जाते हैं और मिलने के बाद ये फिर से क्रिया करके वातावरण में पुनः वापस चले जाते हैं। वो वापस जब जाते हैं तो वो क्रिया कहलाती है विनाइट्रीकरण। तो इसके जो स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो पहला स्टेप है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर स्थिरीकरण। दूसरा है नाइट्रोजन का स्वांगीकरण। फिर इसके बाद आता है तीसरा अमोनीकरण। अमोनीकरण करने वाले जीवाणु का नाम है बैसिलस बल्गेरिस। फिर इसके बाद होता है अमोनीकरण के बाद नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में जो है आपके दो जीवाणु आते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। फिर इसके बाद आता है विनाइट्रीकरण और उसमें जो जीवाणु आता है स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस।
जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं उन जीवाणु का नाम है राइजोबियम, सहजीवी जीवाणु है, एजेटोबैक्टर स्वतंत्र जीवी जीवाणु है, और नाश्ता के बिना ये नीले हरे शैवाल हैं जो नाइट्रोजन के यौगिकों में नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है। यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाले ये जीवाणु हैं राइजोबियम, सहजीवी जीवाणु है, एजेटोबैक्टर स्वतंत्र जीवी जीवाणु है, और नाश्ता के बिना आपके नीले हरे शैवाल हैं जो इसमें भाग लेते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना, इसलिए वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ये परिभाषा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं। तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट इनमें बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। फिर इसका क्या होता है? पौधे नाइट्रोजन का स्वांगीकरण नाइट्रेट के रूप में करते हैं, क्योंकि पौधे जो ग्रहण करते हैं नाइट्रोजन नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर इसके बाद उसका क्या होता है? अमोनियाकरण। जो आपके जंतु और पौधे डेड हो जाते हैं तो उनके मृत अवशेष से उनका क्या हो जाता है? अमोनिया उत्सर्जित होती है। तो नाइट्रोजन से जो नाइट्राइट या नाइट्राइट है वो अमोनिया में बदल जाती है, वो अमोनीकरण कहलाता है। इसके बाद जो अमोनिया जैसे जो पदार्थ होते हैं उत्सर्जित पदार्थ, ये किस में बदल जाते हैं? नाइट्रोजन के यौगिकों में जो होते हैं नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाते हैं। उस क्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। अमोनिया का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना नाइट्रीकरण कहलाता है, और नाइट्रोजन के यौगिकों का अमोनिया में बदलना अमोनीकरण कहलाता है। इसके बाद जो आपकी नाइट्रोजन होती है नाइट्रेट, जैसे नाइट्रोसोमोनास है, ये जो है नाइट्राइट में बदलता है, और जो नाइट्रोबैक्टर है वो नाइट्रेट में बदल देता है। ये जो आपके यौगिक हैं नाइट्रोजन के, ये क्या करते हैं? ये पुनः क्रिया करके वातावरण में फिर से चले जाते हैं और एक चक्र बन जाता है जिसे हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, जो आपको कल बताया गया था, उसको हमने फिर से डिटेल में समझाया है। इसके बाद आता है जल चक्र। जल चक्र में क्या है आपको मालूम है? जल एक महत्वपूर्ण अंश है। जंतु या पौधे के शरीर का महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? जल। 75% जल आपके वातावरण में पाया जाता है। जो जल एक अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण घटक है। जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। इनका एक निश्चित अनुपात होता है, 2:1 के रूप में प्राप्त होते हैं। और ये जो जल का जो चक्रण है, ये किसी भी चाहे अवसादी हो चाहे गैसीय अवस्था में हो, किसी भी रूप में नहीं रखा जा सकता। फिर आपने जल चक्र में देखा कि ये भी निम्न पदों में क्रिया होती है। जैसे सूर्य से आने वाली किरणें जब किसी तल पर पड़ती हैं, तल का मतलब कि जैसे तालाब है, नदी है, समुद्र है, जब इनमें प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो वो गैसें जो है उस पर क्या होता है? वेपर, जो टेम्परेचर के कारण वाष्प निकलती है, वो वातावरण में चली जाती है। इसी प्रकार जलाशय वगैरह होते हैं या छोटे मोटे जो तालाब होते हैं, इनमें भी जब, क्योंकि आपको मालूम है जब सूर्य की किरणें गिरती हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और वेपराइज होता है और जल वातावरण में उत्सर्जित हो जाता है। इसी प्रकार जो है, जो पौधे क्या चाहिए? जल चाहिए। तो पौधों के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। तो जैसे मल मूत्र है, पसीना है, इनसे भी श्वसन क्रिया में भी जो है क्या होती है? आपको जो है वाष्प के रूप में जल बाहर उत्सर्जित होता है। इसी तरह उत्सर्जन क्रिया में भी जो है ये जल वाष्प के रूप में वातावरण में उत्सर्जित होता है। ये जितनी भी वाष्प के रूप में वातावरण में जाती हैं, ये सब वहाँ पर संघनित हो जाती हैं, और संघनित हो करके वर्षा जल के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। जब पुनः पृथ्वी पर आ जाती है तो यह एक जल चक्र बना रहता है। भाई कोई भी जगह से जल वाष्प बन करके वातावरण में गया और वातावरण से फिर पुनः वर्षा जल के रूप में फिर जल हमें प्राप्त हो गया, तो वो क्या कहलाया? जल चक्र कहलाया, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जल के बिना जीवन असंभव है। जल एक महत्वपूर्ण घटक है जिनसे जंतुओं को जो है शरीर के पोषक तत्व मिलते हैं, जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। और पौधों को भी जल जो है मूल रोम द्वारा, जड़ों द्वारा अवशोषित
अवशोषित कर करके पौधों के जाइलम द्वारा, मतलब जाइलम द्वारा पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचता है। तो ये क्रियाएं पौधे और जंतु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इसे गैसीय औषधि चक्र में नहीं रखा गया है, क्योंकि जल चक्र एक अलग है जो सबसे महत्वपूर्ण है। जो भी चीज़ें इसमें जल का जो चक्रण होता है, पहले उसका वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होने के बाद उसका संघनन होगा, संघनन के बाद फिर वो जल वर्षा जल के रूप में फिर पुनः हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये चक्रण क्या कहलाता है? जल चक्र कहलाता है। इसी प्रकार आपका ये नाइट्रोजन चक्र हो गया, ये जल चक्र हो गया। देखिए जल चक्र को आप फिगर के द्वारा इस तरह समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस तरह तालाब बना लीजिए, यहाँ आप पेड़ लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका पोखर है, तालाब है, और ये मृदा है, ठीक है, मृदा है, और यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। इसमें कोई जीव जंतु, मान लीजिए कोई मनुष्य वगैरह है, भेड़ बकरी वगैरह है, ये टहल रही हैं, तो ठीक है। जब इनमें किरणें पड़ती हैं तो ये जब वेपर यहाँ पर जब किरणें पड़ेंगी तो ये वेपराइज होकर के वातावरण में चला जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा। इसी प्रकार जब पौधे में पड़ता है तो इनमें भी, क्योंकि ये जल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इसको दे रहा है, तो जल की बूंदे के रूप में वापस चला जाएगा। फिर ये जो है क्या होगा, यहाँ बादल वगैरह होते हैं, धीरे धीरे वातावरण में विभिन्न गैसों के बादल बन जाते हैं। फिर ये जो है जब ये गैसें जो जलवाष्प है, ये वातावरण में श्वसन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भी जल वातावरण में गया वो सब क्या हो गया, संघनित हो गया। संघनित होने के बाद जल की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, जिससे भूजल का स्तर बढ़ जाता है। तो ये क्रिया जो है क्या हो गया, आपका जल चक्र के रूप में आप इसको समझा सकते हो। मृदा, इधर तालाब बना दीजिए, इधर पेड़ पौधे और कुछ जीव बना दीजिए, सूर्य का प्रकाश, वो क्रिया को आप दर्शा सकते हो जल चक्र के माध्यम से। इसका भी फिगर दिया हुआ है और नाइट्रोजन चक्र का भी दिया हुआ है। नाइट्रोजन चक्र में आप इस तरह बना सकते हो कि पहले आप लिख लीजिए स्वतंत्र नाइट्रोजन, फिर इसके बाद इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद स्थिरीकरण, फिर इसके बाद आ जाएगा अमोनीकरण। अमोनीकरण के बाद जो क्रम है आप वो बनाते जाइए। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण के बाद फिर ये आ गया विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण के बाद फिर आपको पुनः वातावरण में वायुमंडलीय स्वतंत्र, वायु में स्वतंत्र नाइट्रोजन फिर से आपका चक्र के रूप में हो गया। आप क्रम से बना सकते हो। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पहले नाइट्रोजन के यौगिकों का स्थिरीकरण होता है, यौगिकों में बदलता है, फिर उसका अमोनियम बदल जाता है, अमोनियम